नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात, जिसमें ये 13वां भाग है। चक्रवातों में हम पढ़ रहे थे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो मौसम है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। आकार, विस्तार, मौसमी दशाओं, प्रचंडता, यानी कितना बड़े आकार में फैला हुआ है, विस्तार कितना है, आकार किस प्रकार का है, कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसके अलावा इसका जो सामान्य स्वभाव है इसमें किस प्रकार का अंतर है, चक्रवात में मौसम किस प्रकार का है, यानी मौसमी दशाएं कैसी हैं, उसकी प्रचंडता कैसी है, तीव्र है, मंद है, क्षीण है, उसके आधार पर चक्रवातों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम, आकार तथा सामान्य स्वभाव में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण इसको विभाजित करना भी, यानी कुछ निर्दिष्ट प्रकारों में इसको विभाजित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या है, अलग अलग 4 भागों में इनकी प्रचंडता, स्वभाव और वायु की जो दिशा वगैरह होती है उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार आता है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, यानी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। अब जैसा कि हम जानते हैं चक्रवात में सकेंद्रीय समदाब रेखाएं होती हैं, तो इसमें 1 या 2 गोलाकार समदाब रेखाएं होती हैं। 1 या 2 गोलाकार समदाब रेखाएं इसमें होती हैं, यानी वायुदाब केंद्र में उतना न्यूनतम नहीं होता जितना प्रचंड चक्रवात में होता है। तो इन चक्रवातों में 1 या 2 गोलाकार या घिरी हुई समदाब रेखाएं होती हैं और हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि वायुदाब में अत्यधिक अंतर नहीं हो रहा है। अत्यधिक अंतर होगा तो समदाब रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इसमें हवाएं क्षीण या मंद गति से प्रवाहित होती हैं। तो इसमें हवाएं हैं वो क्षीण गति से ये मुड़ते हुए प्रवेश करती हैं, जैसा कि हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से हवाएं हैं वो क्षीण गति से केंद्र की ओर चल रही होती हैं, क्योंकि वायुदाब उतना न्यून नहीं होता जितना होना चाहिए, जिससे क्या है तीव्र गति से ये आगे बढ़ सकें। और ये चक्रवात अब जैसे हम देख रहे हैं कि हवाएं हैं वो मंद गति से केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं, यानी हवाओं की गति क्या है, मंद है। तो मंद होने के कारण जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ होते हैं, ये चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ते हैं, यानी ये थोड़ी धीमी गति से क्या है आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से ये नहीं चलते हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो कम प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है वो मंद गति के चक्रवात हम इनको कह सकते हैं। अब इनका जो विस्तार है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अगर विस्तार की बात करें तो ये जो विक्षोभ होते हैं उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय
चक्रवातों में इनका विस्तार सर्वाधिक होता है, यानी ये सर्वाधिक विस्तृत होते हैं। अन्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के हम जो प्रकार पढ़ेंगे उनकी तुलना में ये सर्वाधिक बड़े होते हैं, यानी सबसे लंबे चौड़े एरिया में ये फैले हुए होते हैं। इसके अलावा ये जो चक्रवात है ये उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार, दोनों कटिबंध जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अन्य चक्रवात जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की हमने विशेषताएं पढ़ी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो उष्णकटिबंध को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ होते हैं ये उष्ण एवं उपोष्ण दोनों को, उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करते हैं। यानी इनका प्रभाव उष्ण कटिबंध में भी होता है और उपोष्ण कटिबंध में भी इनका कुछ प्रभाव है वो देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंध के जस्ट पास में जो स्थित है यानी उपोष्ण कटिबंध है, सब ट्रॉपिकल जिसको हम कह सकते हैं। ट्रॉपिकल में तो ये होते ही होते हैं, इसके साथ में सब ट्रॉपिकल जो होता है उसमें भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे कि इनका नाम है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, तो विशेषता ये ट्रॉपिकल एरिया जो होंगे उनमें तो ये होंगे ही होंगे, उसके साथ में ये कौन से में देखने को मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल में भी इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है, यानी इनका प्रभाव सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी होता है। इनकी गति मंद होती है। अब जब गति मंद होती है तो इसके कारण ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अतः कई दिन तक एक ही स्थान पर टिके रहते हैं। तो ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिके रह सकते हैं। तो ये क्या है, लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिके रह सकते हैं, मंद गति से आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या, जब हवाएं धीरे धीरे इनमें चलती हैं, जैसे कि हमने देखा हवाओं का प्रवाह केंद्र की ओर क्या है, मंद होता है, क्षीण गति से या मंद गति से हवाएं केंद्र की तरफ चलती हैं। समदाब रेखाएं भी कम हैं। समदाब रेखाएं कम होने का मतलब क्या होता है, जब वायुदाब में अंतर कम होगा तो समदाब रेखाएं भी क्या होंगी, कम होंगी। अगर वायुदाब में अत्यधिक परिवर्तन होगा, अत्यधिक अंतर होगा तो समदाब रेखाएं भी क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए ये जो डिस्टर्बेंस हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कई दिनों तक एक स्थान पर ये टिके रह सकते हैं। अब जैसे कि इनकी दिशा की हम बात करें तो ये अन्य की तरह ये भी क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। इसके अलावा इन चक्रवातों में पूर्वी तरंग को भी सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी तरंग यानी पूर्व दिशा की ओर जो बढ़ती हुई तरंगे हैं, पूर्वी दिशा से बढ़ती हुई जो तरंगे होती हैं पश्चिम की ओर, पूर्वी तरंग को भी इसमें शामिल करते हैं। तो पूर्वी तरंग को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए ये हल्की वर्षा भी करते हैं। तो इनके द्वारा हल्की वर्षा भी की जाती है। तो ये पहला प्रकार हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, यानी उष्णकटिबंधीय विक्षोभ जिनको कहते हैं। इनमें एक या दो गोलाकार या घिरी हुई समदाब रेखाएं होती हैं। क्षीण एवं मंद गति से केंद्र की ओर इनमें हवाएं चलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं केंद्र में यानी चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, न्यूनतम वायुदाब होता है और हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर ये जो हवाएं हैं ये मंद गति से केंद्र की ओर चलती हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये अग्रसर होते हैं। हल्की वर्षा करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। कई स्थान ये मंद गति के कारण लंबे समय तक एक स्थान पर रुके रह सकते हैं। दोनों कटिबंधों यानी उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में इनका प्रभाव रहता है। यानी दोनों जो उष्ण कटिबंध व्यापक विस्तार है, व्यापक विस्तार होगा तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में इनका विस्तार सर्वाधिक होता है, ये सबसे बड़े होते हैं और पूर्वी तरंग जो होती हैं वो भी इनमें सम्मिलित कर ली जाती हैं। तो ये हो गया पहला प्रकार जिसको हमने उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस हमने पढ़ा। अब दूसरे प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी पहला प्रकार जो है गति के हिसाब से देखें तो हम देख सकते हैं ये क्षीण प्रकार जो होता है, यानी मंद गति से ये आगे बढ़ते हैं, क्षीण प्रकार के ये होते हैं। दूसरा प्रकार होता है उष्णकटिबंधीय अवदाब। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय अवदाब। अब ये उष्णकटिबंधीय विक्षोभ जो होते हैं यानी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होते हैं उनकी तुलना में थोड़े भिन्न होते हैं, यानी एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले और ये छोटे आकार के चक्रवात होते हैं। ये जैसे पहले वाले में 1 या 2 थी, इसमें 1 या 2 से 1 से अधिक समदाब रेखाएं, मान लीजिए 3-4 इसमें क्या समदाब रेखाएं हो सकती हैं। बाकी वही स्थितियां होती हैं, केंद्र में न्यून दाब, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इनमें 1 से अधिक समदाब रेखाएं होती हैं और ये छोटे आकार के होते हैं। 1 से अधिक समदाब रेखाएं इनमें होती हैं और ये क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। यानी जो अवदाब जो होते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ये छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अब इनके अंदर हवाओं की अगर हम बात करें तो लगभग ये जो हवाएं हैं इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनमें हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब यह गति क्या है, गति नियमित नहीं होती क्योंकि गति में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी ये 40 कभी 50, तो इससे कम या ज़्यादा भी ये देखने को मिल सकती है। तो गति है वो नियमित नहीं होती, लेकिन लगभग ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती हैं। अब ये चक्रवात भी क्या है, कभी कभी कई दिन तक एक स्थान पर ये स्थायी रह सकते हैं, कभी कभी, इसीलिए इनकी गति क्या है, नियमित नहीं है। कभी कभी कई दिन तक एक स्थान पर स्थायी रह सकते हैं। तो ये एक स्थान पर कई बार क्या है, स्थायी भी रह सकते हैं क्योंकि गति नियमित नहीं होती है। गति नियमित नहीं होने के कारण ये कभी कभी एक ही स्थान पर लंबे समय तक रुक जाते हैं। अब इनकी उत्पत्ति की या इनके प्रभाव की बात करें तो ये उष्ण एवं अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो ये प्रभावित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये उष्ण एवं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिक्षण दोनों क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति होती है। ये केवल व्यापारिक पवनों के साथ ही उत्पन्न नहीं होते, ये उष्ण एवं अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों में इनका क्या है, इनकी उत्पत्ति होती है या आविर्भाव है वो उष्ण एवं अंतरा उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में इनका आविर्भाव हो सकता है। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में इनका उत्पन्न ये होते हैं, व्यापारिक पवनों से इनकी ज़्यादा उत्पत्ति नहीं होती है। अब ये चक्रवात मुख्य रूप से भारत एवं उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है उसको गर्मी में प्रभावित करते हैं, यानी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ये भारत एवं उत्तरी
ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में प्रभाव डालते हैं या प्रभावित करते हैं भारत एवं ऑस्ट्रेलिया को। ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। भारत एवं दक्षिण की तरफ जाएं हम तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसको ये प्रभावित करते हैं। अब इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी भाग में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम तथा जो पश्चिमी दिशा है उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे यानी भारत के पूर्वी तट का जो भाग है भारत में कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में। यहाँ से ये या तो चलते हैं उत्तर पश्चिम की ओर या फिर ये यहाँ से चलते हैं पश्चिम की ओर। यहाँ से पश्चिम की ओर आंतरिक भागों को विशेषतः जैसे हम प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के तटीय भाग को ये प्रभावित करते हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा इसी प्रकार से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी ये उत्पन्न होकर के पश्चिम की ओर चलते हैं। जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं तो यहाँ से भी ये पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। यानी गति की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी दिशा वाले क्षेत्र में जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं सागरीय भागों पर उत्पन्न होते हैं, तो सागरीय भागों से उत्पन्न होने के बाद ये पश्चिम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी सथलीय भाग की ओर ये अग्रसर हो रहे। भारत के पूर्वी तट पर उत्पन्न होने के बाद भी ये भारत के पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी तट है उस पर उत्पन्न होने के बाद भी ये पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं, यानी इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो इस प्रकार से ये चक्रवातों की उत्पत्ति है वो ये उष्णकटिबंधीय अभिक्षण क्षेत्र में भी होती है और जो उष्णकटिबंध है उसमें भी इनकी उत्पत्ति है वो होती रहती है। अब इनके जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे हमने देखा कि भारत में ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं, इसके अलावा जापान और चीन के जो दक्षिणी भाग हैं उनमें भी इनकी उत्पत्ति होती है। जापान एवं चीन के दक्षिण भाग में भी इनकी उत्पत्ति होती है। अब ये जिन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं या जिन क्षेत्रों में इनका प्रभाव होता है वहां पर यानी उष्णकटिबंधीय अवदाब जिन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं इनके प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे भयंकर बाढ़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये इनका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो जैसे दूसरा प्रकार है उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये थोड़े छोटे आकार के होते हैं, इसमें एक से अधिक समदाब रेखाएं होती हैं, इसलिए ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनको अवदाब कहा जाता है। इनके अंदर अगर हम हवा की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें हवाएं चलती हैं और इसकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग रहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर ये हवाएं चलती हैं, लेकिन इनकी दिशा और गति है वो थोड़ी अनियमित होती है। कई बार ये क्या होते हैं, कई स्थान ऐसे होते हैं, कई कुछ एक स्थानों पर ये कई दिनों तक रुक जाते हैं और इनसे वर्षा होती रहती है। इनकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें अंतरा उष्ण अभिसरण जो क्षेत्र है उसमें यानी ITCZ में भी इनकी उत्पत्ति होती है। यानी व्यापारिक पवनों के द्वारा अकेले इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, ITCZ में भी हवाओं के अभिसरण क्षेत्र में यहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद में अगर क्षेत्रीय हिसाब से बात करें तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारत का पूर्वी तट है उसमें, और जो जापान एवं चीन के दक्षिणी भागों में भी इनकी उत्पत्ति होती है। और ये जहाँ पर
इनकी उत्पत्ति होती है। इनसे प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनमें इनसे भयंकर बाढ़ें भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इससे मूसलाधार वर्षा होती है और जिससे भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। यानी इनसे भारी वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ों की उत्पत्ति तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो आंतरिक भागों में ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल कौन से भाग पर ज़्यादा नुकसान करते हैं? तटीय भागों में ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि आंतरिक भाग में जाने पर भाग में ये क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए उच्च ताप एवं आर्द्रता, यानी कौन सी जलवायु चाहिए? उष्ण आर्द्र। तो इनके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, उसके कारण ये केवल स्थलीय भाग, जलीय भाग पर उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भाग पर जाने के बाद ये धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? समाप्त होने लग जाते हैं। अब अगले प्रकार की हम बात करें, उष्णकटिबंधीय तूफान जिनको हम कह सकते हैं, इनकी तुलना में तीव्र गति, यानी गति के हिसाब से देखें तो हम न्यून से अधिक गति वाले तूफानों के बारे में पढ़ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान या ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जिनको कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय तूफान यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, इनमें उष्णकटिबंधीय तूफान जो होते हैं ये न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं और समदाब रेखाओं के से घिरे होते हैं। यानी इनमें क्या है? समदाब रेखाएं ज़्यादा होती हैं। न्यून वायुदाब केंद्र, या हम कह सकते हैं समदाब रेखाओं से घिरे न्यून वायुदाब केंद्र होते हैं। हवाओं की गति तीव्र होती है, यानी इनमें हवाएं हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। और गति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये प्रवाहित होती हैं, यानी कुल 40 किलोमीटर हवाओं की गति तीव्र होती है। 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं हैं वो चलती हैं। यानी हवाएं जो पिछले 2 चक्रवात प्रकार हमने पढ़े उनकी तुलना में यहाँ पर तीव्र गति से चलती हैं। इस प्रकार की तूफान की बात करें, ये अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में दोनों में ग्रीष्म ऋतु में विकसित होते हैं। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में ग्रीष्म ऋतु में इन तूफानों का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये उष्णकटिबंधीय तूफान कैरेबियन सागर और फिलीपींस के आसपास भी उत्पन्न होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर में भी ये उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ ये फिलीपींस में भी ये तटीय भाग जो हैं उनमें उत्पन्न होते रहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, 4 क्षेत्र हमने देखे। ये बंगाल की खाड़ी में भी उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में भी गर्मियों में उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इसके अलावा कैरेबियन सागर और फिलीपींस के आसपास ही उत्पन्न होते रहते हैं। अब ये कई बार इतने प्रचंड होते हैं कि निचले जो डेल्टाई भाग हैं उनमें मूसलाधार वर्षा कर देते हैं और जिससे क्या है, ये तबाही मचा देते हैं। विशेषतः हम बात करें
बांग्लादेश, इसके अलावा भारत के पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में मूसलाधार वर्षा से जल प्लावन की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पत्ति क्षेत्र मैंने जैसे आपको बताया इसके कैरेबियन सागर, फिलीपींस, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कई बार ये इतने भयंकर और प्रचंड विनाशकारी होते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का डेल्टाई भाग है या बांग्लादेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के जो तटीय भाग हैं उनमें मूसलाधार वर्षा इनके द्वारा होती है, जिससे क्या जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे जो चक्रवात हैं ये तूफानी चक्रवात, ये विनाशी वायुमंडलीय प्रकोप या आपदा के रूप में फिर ये बदल जाते हैं। तो ये तूफानी प्रकार के होते हैं, यानी अन्य दो चक्रवातों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होते हैं। तो ये 3 प्रकार हमने पढ़े उष्णकटिबंधीय चक्रवात के, जिसमें हमने एक तो कटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय, फिर दूसरा जो उष्णकटिबंधीय अवदाब और तीसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान। आगे हम हैरिकेन और टाइफून के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।